हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, और वो चैप्टर है आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी। पहले समझते हैं कि वर्क क्या होता है। तो वर्क आप जानते हैं कि हम लोग जब भी कोई काम करते हैं, काम करना जैसे खाना खाना, राइट, पढ़ाई करना, वो सारा एक वर्क है। लेकिन हम लोग फिज़िक्स में क्या वो हर एक काम को एक वर्क कंसिडर करते हैं? नहीं। फिज़िक्स कहता है, राइट, फिज़िक्स कहता है कि जब आप किसी भी बॉडी पर, आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, और आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाए, आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने से अगर वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाता है, अपने पोजीशन से अगर वो डिस्प्लेस हो जाता है, तभी हम कहेंगे कि हमने एक वर्क किया। सो डैट इज, वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स लगने, फोर्स के प्रभाव से अगर कोई बॉडी मूव कर जाता है, अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है। डिस्प्लेस का मतलब उसका ये प्लेस था, वो अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो गया, अलग जगह पे चला गया। तो दैट इज, हम कह सकते हैं कि हमने क्या किया है, हमने कोई वर्क किया है। तो हम वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क is said to be done when a body moves under the influence of force। तो अगर फोर्स के इन्फ्लुएंस से अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, तभी हम कह सकते हैं कि हमने वर्क किया है। अगर जैसे हम लोग अगर बात करते हैं एक वॉल का, एक वॉल है और ये हम ब्रिक्स दिखा रहे हैं आपको, ये वॉल है और एक बच्चे ने इस पर क्या किया, काफ़ी फोर्स लगाकर इसको पुश करने का कोशिश किया। ऑब्वियसली वॉल तो शिफ्ट नहीं कर जाएगा, तो डैट मीन्स इसने फोर्स तो एक्सर्ट किया, फोर्स इज एक्सर्टेड बट नो डिस्प्लेसमेंट। बट हमने देखा कि यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। किस चीज़ का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ? इस वॉल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। और इस वॉल का जब भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा फोर्स लगाने से, वॉल क्या, कोई भी बॉडी का अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है फोर्स लगाने से, तो हम बोलेंगे कि वर्क इज़ नॉट सेड टू बी डन। वर्क इज नॉट सेड टू बी डन। तो फिर वर्क वहाँ पर नहीं होता है। लाइक अ बॉय थ्रोज अ बॉल। अगर कोई बच्चा किसी बॉल को फेंक रहा है, राइट, अगर एक बच्चा है और वो किसी अगर बॉल को फेंका, तो अगर वो किसी बॉल को थ्रो कर रहा है, तो दैट मीन्स उसने उस बॉल पे फोर्स लगाया और वो बॉल भी धीरे धीरे क्या होगा, बॉल आगे जाएगा, राइट, वाके जाके गिरेगा कहीं ना कहीं। दिस बॉडी डिस्प्लेस भी हो गया और बंदे ने फोर्स भी लगाया, तो फिर उसने कह सकते हैं कि इस बच्चे ने क्या किया है, एक वर्क किया है, वो एक काम है। लेकिन बैठ करके हम खाना खा रहे हैं और कहेंगे कि वो काम है, तो वो फिज़िक्स उसे काम कंसिडर नहीं करता है। तो आप इसको पहले नोट कर लेना। फिर अब हम समझते हैं कि वर्क बेसिकली किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वर्क दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। हमारा फैक्टर फर्स्ट है फोर्स, फोर्स नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि हमने कितना अमाउंट का फोर्स लगाया। नंबर टू इज डिस्प्लेसमेंट, कि हमने फोर्स लगाया तो उससे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। और ये फैक्टर्स डिसाइड करता है
कि वर्क कितना हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा है उस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट डिसाइड्स द वर्क, कि हमने कितना वर्क किया। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब मानते हैं दो केसेस कि हमने एक बॉडी पर और ये दूसरा बॉडी, ये बॉडी 1 हम इसको B1 बोलते हैं, ये दूसरा बॉडी B2, हमने इस पर फोर्स लगाया F1 और F1 फोर्स लगाने से ये बॉडी जो डिस्प्लेस हो रहा है, ये S डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मान लेते हैं ना S का वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर है और ये फोर्स F1 का वैल्यू 10 न्यूटन है। तो जब हम इस बॉडी B1 पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाए तो बॉडी ये 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। सेम वे अगर हम इस बॉडी पर F2 फोर्स लगाते हैं तो ये भी बॉडी हमारा 10 ही मीटर कवर कर रहा है, लेकिन ये फोर्स था हमारा 20 न्यूटन क्योंकि ऑब्वियसली ये मान रख सकते हैं ना कि ये बॉडी हमारा भारी था, तो इस बॉडी को 10 मीटर घसकाने के लिए हमने ज़्यादा फोर्स लगाया। सेम वे ये बॉडी हल्का था तो इस बॉडी को उतना ही डिस्प्लेस करने के लिए हमने मात्र 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्क किसने ज़्यादा हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का सेम है, लेकिन एक और फैक्टर था ना फोर्स, तो फोर्स इसमें ज़्यादा लग रहा है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय फोर्स F2 विल बी मोर। ये जो F2 है ना ये ज़्यादा वर्क कर रहा है क्योंकि इसमें फोर्स ज़्यादा लग रहा है। सेम वे हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं। इस बार क्या है कि हमने B1 बॉडी है और ये बॉडी B2 है, ये हल्का माना था हमने, इस पे मान लेते हैं हमने फोर्स लगाया F और इस बॉडी पे भी हमने फोर्स लगाया उतना ही F। ये बॉडी डिस्प्लेस कर जाता है 10 मीटर और ये बॉडी हमारा डिस्प्लेस कर जाता है 20 मीटर। तो हमने फोर्स तो ये बॉडी डिस्प्लेस करता है हमारा 10 मीटर, तो ये डिस्प्लेस करता है हमारा 5 मीटर, क्योंकि बॉडी हमने भारी माना है ना, तो ये थोड़ा कम ही डिस्प्लेस करेगा। नाउ दैट मीन्स कि हमने वर्क किस में ज़्यादा किया, तो वर्क दोनों में फोर्स तो हमने सेम लगाया, लेकिन एक दूसरा फैक्टर है 10 मीटर और यहाँ 5 मीटर, यहाँ उतने फोर्स से 10 मीटर ही घसका, मतलब इसमें 10 मीटर घसका, इसमें वर्क ज़्यादा हुआ है, जबकि ये 5 मीटर ही शिफ्ट किया है तो इसमें वर्क कम हुआ है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ अब हम लोग कुछ एक्सप्रेशंस देखते हैं वर्क का। तो वर्क को बताने के लिए यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर कर रहे हैं और माना गया कि यहाँ पर एक बॉडी है, ये बॉडी एक यहाँ पर प्लेस था, हमने इस पर फोर्स लगाया और वो फोर्स कितना है, वो फोर्स है F। तो जब इस बॉडी पर हमने F फोर्स लगाया तो वो बॉडी मूव करके वहाँ से यहाँ आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। हमने फोर्स लगाया F और उस फोर्स लगाने से कि बॉडी इस जगह से इस जगह पहुंच गया, तो हमको ये देखना है कि ये बॉडी डिस्प्लेस कितना हुआ है। तो ये बॉडी डिस्प्लेस एक्चुअली इसको ऐसे दिखाएंगे, ये बॉडी डिस्प्लेस हुआ है हमारा S डिस्टेंस, और आप देख भी सकते हो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये अलोंग दी फोर्स है, मतलब फोर्स भी ऐसे लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो देन हम कह सकते हैं हमारा वर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। हमने कितना फोर्स लगाया और उस फोर्स लगाने से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं वर्क इक्वल्स टू
मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी उस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी कितना डिस्प्लेस हो रहा है, दैट इज वर्क. सो वर्क इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो ये हमारा हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F, और ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है हमारा कैपिटल S. और यहीं पर हम केसेस को कंसिडर कर सकते हैं कि इफ़ फोर्स लगता और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो वी कैन से कि हमारा वर्क भी क्या हो जाता, ज़ीरो हो जाता, नो वर्क. सो दैट मीन्स नो डिस्प्लेसमेंट, नो वर्क. एंड देन यही हमारा हमने यही पढ़ा था ना अभी कि हम किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगा रहे हैं और अगर उस फोर्स को लगाने से अगर हमारा बॉडी डिस्प्लेस ही ना हो तो फिर हम बोल सकते हैं कि हमने बॉडी पर वर्क ही नहीं किया. और आप एक चीज़ और नोट करोगे कि हमारा जो वर्क होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है. स्केलर क्वांटिटी होता है. स्केलर क्वांटिटी मतलब इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता. हमने काम किया तो काम का कोई दिशा नहीं होता कि हमने नॉर्थ में काम किया, साउथ में काम किया, राइट. सो स्केलर क्वांटिटी मीन्स अ क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, उसमें कोई डायरेक्शन का रोल प्ले नहीं होता. नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे, आप हेडिंग डालोगे एक्सप्रेशन ऑफ वर्क. एक्सप्रेशन ऑफ वर्क. इससे पहले ये समझो कि वर्क बेसिकली दो चीज़ पर डिपेंड करता है. एक फोर्स जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी. आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि फोर्स तो आपने 10th में भी पढ़ा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपने 9th में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है. अब हम दो केसेस स्टडी करेंगे. नंबर केस 1 है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ वर्क, हमारा होता है W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा. अब ये एफ एस कॉस थीटा क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड. तो पहला केस इसका हम पढ़ रहे हैं बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स. बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट along force. एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करते हैं. ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है. आप ये कंसिडर करो कि हमारे पास एक ब्लॉक है. ये एक ब्लॉक है जो उसको स्लाइड पे रख दिए और हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं. तो जब इस बॉडी पे हम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे ना, ये बॉडी इधर से डिस्प्लेस होकर सीधा यहाँ आ जाएगा, राइट. आप इसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म कर सकते हो कि फोर्स हम फॉरवर्ड लगा रहे होते हैं और बॉडी ये ऊपर स्लाइड कर रहा होता है, क्योंकि इसमें स्लोप है ना इस तरह से. तो फोर्स इधर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये ऊपर चढ़ेगा, ठीक है. तो हमने फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टली और बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है इस तरह से स्लैंट. और तो हम यहाँ पर ये कंसिडर कर सकते हैं कि आप ये समझो ना कि हमारा फोर्स का डायरेक्शन तो कुछ ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसा है. मतलब हमने फोर्स इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट बॉडी का इधर हो रहा है. तो इस दोनों डायरेक्शन के बीच में कुछ तो एंगल होगा ना. इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं. हमने इस एंगल को क्या कंसिडर कर लिया, थीटा कंसिडर कर लिया. तो आप समझो इसका नाम दे देते हैं. इसका नाम दे देते हैं ए, ये हमारा हो गया बी, और इसको कंसिडर कर लेते हैं सी. तो अब आप जानते हो कि कॉस थीटा क्या होता है. तो कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच.
सो बेस हमारा है ए बी और हाइपोटेनस हो गया हमारा ए सी। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम ए बी की जगह पर ए बी रहने देंगे और ए सी को हम लिख सकते हैं एस, तो हमारा ए बी हो जाएगा एस कॉस थीटा। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा फोर्स F है और डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअली इसको कंपोनेंट बोलते हैं। हमने इस डिस्प्लेसमेंट का, इस S डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल के अलावा कंपोनेंट निकाल दिया, तो इसका ये वाला पार्ट जो आ गया वो आ गया S cos थीटा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारा वर्क जो है वो वर्क हो जाएगा फोर्स F इंटू, हमने लिखा था ना डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में कितना है, S cos थीटा। तो हमारा वर्क का फॉर्मूला हो जाता है Fs cos थीटा। So please pause the video to note it down. यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं वर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट in the direction of force। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है by finding the component of force along displacement। अगेन हमें यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना है और हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर एक बॉडी प्लेस है और उस बॉडी पर हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, राइट, और ये बॉडी पर कंटिन्यूस हॉरिजॉन्टल फोर्स लगने से बॉडी कहाँ पहुँच चुका है, टॉप पर, ठीक है। इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, ये हमारा एस, ये पूरा लेंथ है एस एक्चुअली। तो सेम वे हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं ए ओ बी, जो भी आप मानना चाहो मान सकते हैं, और ये जो फोर्स लगा है इसको आप F बोल दो। तो अगर फोर्स हॉरिजॉन्टली F लगा है तो ये देखेंगे कि अगर फोर्स हम इधर लगा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा है। तो आप क्या करो, इस स्लैंट को डॉटेड ऐसे प्रोड्यूस कर दो और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये आपका कंस्ट्रक्शन है। और अगर आप इस एंगल को थीटा मानते हो तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी थीटा हो जाएगा। और इस छोटे से ट्रायंगल ए ओ बी सी और डी मान लो ए सी डी ट्रायंगल है, देखोगे इन ट्रायंगल ए सी डी, आप चाहो यहाँ पे लिख सकते थे इन ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पर हमारा ट्रायंगल का नाम है इन ट्रायंगल ए सी डी। आप देखो कि हमको क्या निकालना है, हमको फाइंड ये करना है बेस, राइट। आप लिख सकते हो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस AC अपॉन AD, और AC आपको पता नहीं है, AD आपको पता है, AD हमारा फोर्स F है, ये cos थीटा है, तो AC के अलावा वो फोर्स कितना हो जाएगा F cos थीटा। तो दैट मीन्स कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, F cos थीटा लग रहा है, जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे वर्क का, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा F cos थीटा मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट S, तो फिर फॉर्मूला हमारा आता है Fs cos थीटा। इससे आप ये भी लिख सकते हो वर्क इक्वल्स टू फोर्स
displacement of body. So please pause the video to note it down. तो एक्चुअली हम यहाँ पर फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वो ज़्यादा स्टैंडर्ड लगता है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर भी कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कंपोनेंट क्यों बोले, क्योंकि जब हम फोर्स को इस तरह से लगा रहे हैं तो ये फोर्स का कुछ सेक्शंस इधर जा रहा है तो कुछ सेक्शन उसका इधर भी जा रहा होगा। सेम वे अगर बॉडी डिस्प्लेस इस साइड कर रहा है तो दैट मींस ये बॉडी कुछ y एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रहा है, कुछ बॉडी x एक्सिस की तरफ भी ट्रैवल कर रहा होगा। तो अगर इसका कंपोनेंट हम इसके अराउंड तोड़ें तो कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस बोल सकते हैं, इस तरफ तोड़ें तो कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके कंप्लीटली नोट कर लीजिए पूरा चीज। तो इस दोनों केसेस से हमने क्या लर्न किया, हमने यही लर्न किया, यही सीखा कि वर्क हमेशा एफ एस और कॉस थीटा पे डिपेंड करता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम वर्क को लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा। तो अब आप इसको ऐसे समझो कि हम वर्क को लिखने का हमारे पास एक और तरीका होता है, W इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये सब आप क्लास 11 में पढ़ोगे कि ये क्या है डॉट। नॉर्मली आप जानते हो डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है लेकिन ये फिजिक्स है, और फिजिक्स में ये वेक्टर्स में पढ़ना होता है कि जब हम दो वेक्टर के बीच में, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब हम दो वेक्टर के बीच में डॉट लगा देते हैं ना तो उसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, एज वेल एज कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम क्या है। और ये जो हमारा पूरा रिजल्ट आता है ना, इस तरह से मॉड्यूलस लगा देना, ये बता रहा होता है मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा होता है। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मॉड्यूलस मतलब ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है। तो वर्क एक्चुअल में क्या आया हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ऑब्वियसली ये मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड हमें स्केलर क्वांटिटी ही देगा ना। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, आप आगे जाओगे तो आप पढ़ोगे डॉट प्रोडक्ट भी होता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है एफ एस साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर हमने डॉट लिखा है मतलब कॉस थीटा। सो कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। आप जानते हो कॉस थीटा, कॉस एक फंक्शन है, कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपने 9th में पढ़ा। तो कॉस थीटा का वैल्यूज़ क्या क्या आता है, उसका वैल्यूज़ इस तरह से अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग देखोगे तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, आपके सिलेबस में नहीं है बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। और ये ग्राफ 1 और -1 के बीच में चलता है, इंक्लूडिंग 1 और -1 वो भी होता है। तो ये ग्राफ हमारा इस दो वैल्यूज़ के बीच में चलता है, मतलब कॉस थीटा का जो भी वैल्यू आएगा वो 1 से या 1 से छोटा, 1 या 1 से छोटा, -1 या -1 से बड़ा, इसी दोनों के बीच में वैल्यू आता है। कॉस थीटा कभी भी 2 नहीं दे सकता, कॉस थीटा कभी भी 4 नहीं दे सकता। तो कॉस थीटा का अगर सबसे बड़ा वैल्यू का बात करें तो वो क्या आता है, 1। और आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि कॉस कितने का वैल्यू बनाता है, तो आपको याद होगा कि कॉस 0 डिग्री पर बनाता है। मतलब कॉस थीटा हमें मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब एंगल कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। दैट मीन्स कि अगर फोर्स इधर लग रहा है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है,
तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 हो गया। जब दोनों एक ही के अलोंग है, एक ही लाइन के अलोंग, तो दोनों के बीच का एंगल 0, और जब एंगल 0 तो cos 0 डिग्री मतलब 1, तो हमारा वर्क उस समय मैक्सिमम हो जाता है। और cos का वैल्यू 0 कब आएगा, cos 0 आता है 90 डिग्री, cos 90 डिग्री मतलब जैसे बॉडी पर फोर्स लग रहा है इधर और बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है, या फिर मान लेते हैं कि बॉडी पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है हॉरिजॉन्टल, तो दैट मीन्स दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो इस केस में हमारा वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नो वर्क। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे कंटेंट को नोट करें। लाइकवाइज हम बात करते हैं इन केस जब कोई बॉडी फ्री फॉल कर रहा है। सपोज हमारे पास एक बॉल है, उस बॉल का मास है मास m, और इस बॉल को हमने फ्रीली गिरा दिया, छोड़ दिया, एक सर्टेन हाइट से हमने इस बॉल को इस तरह से फ्रीली गिरने छोड़ दिया। तो जब ये बॉल फॉल कर रहा होगा तो इस बॉल पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होता है, और वो फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू ग्रेविटी mg। एंड देन ये बॉडी मान लेते हैं कि इस हाइट से यहाँ तक गिरा, मतलब इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट h कवर किया, h हाइट से हमने बॉल को ड्रॉप कराया। तो जरा सोचो कि ये फोर्स भी नीचे लग रहा है और बॉडी डिस्प्लेस भी नीचे हो रहा है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो उस केस में हमारा जो वर्क का फॉर्मूला होगा वो तो होता है Fs cos थीटा। यहाँ पर F का वैल्यू हो जाएगा mg, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो जाएगा h, और cos 0 डिग्री हो जाएगा, और cos 0 डिग्री तो आता है 1, मतलब वर्क हमारा हो जाएगा mg h। सो ये केस स्पेशल केस है जब कोई बॉडी फ्री फॉल कर रहा होता है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सेम एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर सपोज हमारे पास एक पुली है जो लगेज कैरी करता है, तो अगर कोई पुली किसी भी लोड को, राइट, अगर वो पुली किसी लोड को अपने हेड पर, अगर सर पे अपने लोड कर रहा, मतलब यहाँ से उठा करके उसने इसको यहाँ पे रखा, ठीक है, तो ये जो भी भार था, ये जो भी बक्सा था, जो भी लगेज था, इसका कुछ मास होगा, और इस मास की वजह से इस बॉडी का भार था, वेट था, W = mg। तो लाइकवाइज मान लेते हैं पूरा खुद बंदा ये पूरा h हाइट का है, जब ये इस लगेज को उठाएगा तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, h डिस्प्लेस किया, और जब ये वजन है तो वजन mg है, तो उसको उठाने के लिए वो ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगाएगा, उसके भार के जितना ही लगाएगा, तभी तो उठता है। तो दैट मीन्स उसने फोर्स ऊपर की तरफ लगाया mg, और उसने डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ ही किया h। तो अल्टीमेटली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो इस पुली ने कितना वर्क किया, mgh, क्योंकि एंगल तो 0 डिग्री है और cos 0 डिग्री को हम 1 लिखते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर पुली का वर्क हो जाता है m × g × h। एक और एग्जांपल है, पहले इसको आप नोट करो। सेम वे हमने चैप्टर फर्स्ट में भी स्टडी किया है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट, तो उसके सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है जो सेंटर की टुवर्ड्स होता है, और हर एक पॉइंट पर जब हम एक राउंड का बात करते हैं तो ये बॉडी एक राउंड डिस्प्लेस होने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो ये बॉडी यहीं से मूव करके यहीं पे आ गया, तो इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो सेम है,
तो फिर उस बॉडी ने तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं किया, तो जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा वर्क भी ज़ीरो हो जाएगा। आप इसको भी नोट कर लेना, खुद से मेंशन भी कर लेना। नाउ एक हम लोग लास्ट केस एक और देख रहे हैं, और इस केस में हमारे पास एक एग्जांपल है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पुली है, तो पुली अपने हेड पर सामान को लोड कर लिया। नाउ दिस पुली इज मूविंग, ये एक हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो जब ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो ये लोड को हॉरिजॉन्टली मूव करा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन जो इस लगेज का भार है दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आप क्या बोलोगे इसको? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे है, बॉडी डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली कर रहा है, दैट मींस दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं नो वर्क इज डन। यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी वर्क कंसिडर नहीं होगा। तो आप ये सारे कंटेंट्स को नोट करना, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस फर्स्ट पार्ट को कवर करके कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। थैंक यू।